इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो कंपाउंड इनमें से कौन से स्टीम डिस्टिलाइज हो सकते हैं, स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, है ना। तो एक बार मैं इसका डायग्राम आपके सामने ले आता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। होल्ड करिएगा, ध्यान समझना यहाँ पे कि ये स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, ठीक है। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। पहले ये समझ लीजिए कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है ना बेटा हमारा, ये एक तरह की हमारी सेपरेशन टेक्निक है। क्या है हमारा? इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम इन सॉल्यूशन को सिर्फ सॉल्यूशन के पर्पज से नहीं बना रहे वीडियो, है ना। मेरा काम है इस सॉल्यूशन के थ्रू आपके जो क्वेश्चन आए हैं तो उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इनकेस आपके अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा इसके इर्द गिर्द भी आएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा मत समझना बहुत लंबा समय ले रहा हूँ मैं, वो नहीं है। कारण ही मेरा ये है कि मेरा मोटो जो है यहाँ पे कि इनका सॉल्यूशन इस तरह से किया जाए कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। इट जस्ट नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी। मेरे हिसाब से ये मेरे सामने एक कंसेप्ट बना हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 30 कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ये मेरा फोकस रहेगा, ठीक है। हाँ जी, वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये सेपरेशन की टेक्निक है हमारी, कि कोई दो सॉल्यूशन जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी समझाता हूँ। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा मान लो, मैं अभी स्टीम के बारे में बात नहीं करूँ, मैं सिंपल फ्रैक्शनल के बारे में बात करूँ। ये समझ लो कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है हमारे पास में। यहाँ पे दो लिक्विड है, दो लिक्विड जैसे मान लो हमारे पास में कौन है, वाटर है, प्लस हमारे पास में क्या है, अल्कोहल है, दारू है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो दारू होता है हमारा वाटर में अच्छे से घुलनशील होता है ना। आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, उसके अलावा बाहर कहीं देखा हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होता है, अच्छे से मिसिबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये इधर कुछ छोड़ दो, स्टीम डिस्टिलेशन को मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं इस सिंगल डायग्राम में फिलहाल आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट है ना, उस पर डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, मतलब कुछ 20-25 डिग्री का ही फर्क आता है। तो जब इसको गर्म करते हैं दोनों एक दूसरे में घुले हुए होते हैं, तो जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो वाटर का ज्यादा होता है, और अल्कोहल का क्या होता है हमारा कम होता है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। वैसे गर्म करेंगे तो वोलेटाइल पार्टिकल तो दोनों के बनने चाहिए सर, है ना। तो दोनों के ही वोलेटाइल पार्टिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि वाटर भी हमारे क्या होगा साथ साथ में, ये हमारा जो हो गया ये वाटर हो गया हमारा, ये भी वोलेटाइल होगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा हमारे पास में कि जो अल्कोहल के पार्टिकल है, अल्कोहल के पार्टिकल है, वो भी हमारे क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे समझना कि हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस लगा दिए बीच में। फ्रैक्शंस में आता है कि मैंने यहाँ पे बीच में रुकावटें लिया है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, रुकावटें लिया है ना। तो क्या होगा कि ज्यादा अच्छे से वोलेटाइल होने का नेचर किसका, हमारा इसका है, इसका अल्कोहल का, क्योंकि ये तो इसका कम बॉइलिंग पॉइंट है। कम बॉइलिंग पॉइंट है तो अच्छा वोलेटाइल होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये जल्दी से भागेगा। तो ये तेजी से भाग भाग के इस सभी दुविधाओं को निकल के आगे जाके निकल के बाहर हो जाएगा। ओके, सो मैं अब समझना वाटर के साथ में दुविधा क्या हो रही है। ये भाई साहब आगे जाना चाहते हैं लेकिन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं रखते, टकराए कहीं यहाँ टकराए यहाँ टकराए, वापस अंदर घुल गए, है ना। तो वापस आके अंदर घुल जाएंगे, इधर घुल जाएंगे, ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है। तो ये ऊपर गए टकराए, नीचे टकराए के वापस अंदर आगे घुल गए, है ना। तो सक्सेसफुली हमारे पास में जो डिस्टिलेज हुआ है वो कौन हुआ, हमारे पास में अल्कोहल हुआ है ना। तो वो ऐसे अलग हो जाएगा, इसको फिर इसको इस कंडेंस ट्यूब से हम जोड़ देंगे, और कंडेंसर की तरह यहाँ से कंडेंस होके मतलब ठंडा होके बाहर से यहाँ से क्या आएगा, हमारा ठंडा पानी आएगा, वाटर का इनलेट आएगा, यहाँ से आउटलेट आउटलेट होगा, ठीक है, ठंडा होके इकट्ठा हो जाएगा। ये तो हमारा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। आप समझते हैं क्या होती है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में जो होते हैं डिसॉल्व होने वाले पार्टिकल वो ये है, यहाँ होंगे। ऐसा मान लो यहाँ पे हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लिया है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड दूसरा मैंने ले लिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। जिन बच्चों को पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने आप में पकड़ लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पैरा वाले का। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका कंपेरेटिव बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। तो ये किसी एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, है ना। दे बोथ आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट प्रॉब्लम क्या है पता है
कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम सोचेंगे हम डायरेक्ट इसको गर्म करते हैं, ये गलत इंसान है यहाँ पे, इसने इसको गर्म कर दिया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हीट देने के लिए होगा। ये डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे इसको गर्म यहाँ से नहीं किया जाता है, एक गर्म करने वाला जो आता है वो यहाँ से आता है। यहाँ से कौन आता है, यहाँ से वाटर को गर्म किया आता है, एकदम प्योर वाटर है, कोई अल्कोहल वगैरह नहीं मिला अंदर। ये गर्म होगा और ये गर्म होके क्या आएगा, इसकी गर्म गर्म भाप अंदर आएगी, जैसे कॉफी में नहीं होता, कॉफी मशीन होती वैसे वो आएगी इसके अंदर, इसको क्या करेगी, वेपर इकट्ठी होगी, वेपर इकट्ठी होगी, इस सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट करेगी। अभी समझना कि जो हमारे पास में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ओके, जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका P1 क्या है, प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, इसका हमारा क्या है P2 है, और इसका मान लेते हैं हमारा P3 है। तो ये और P1 प्लस P2 मिलकर मतलब हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका मिलाकर प्रेशर जो है हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से ऊपर जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों बॉइल होकर यहाँ से अलग हो जाएंगे और पैरा को यहाँ पीछे छोड़ देंगे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, तो ये वाटर के पार्टिकल भी इसके साथ में बॉइल होकर यहाँ पे अलग आ गए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वाटर और जो डिस्टिलाइज लिक्विड है वो एक दूसरे में सोल्यूबल ही नहीं है, तो ये तो सोल्यूबल नहीं है, तो उनको आप अलग से फिल्टर कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारे सेपरेट हो जाएंगे। तो सर ऊपर वाले कंसेप्ट में लगाना है क्या है, मैं कंसेप्ट वो समझाऊं। अरे भाई इतना सा हमें कंसेप्ट लगाना है कि जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन हमारे स्टीम के सामने डिस्टिलेट हो जाएगा, आप कहोगे ऑर्थो वाला, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। दे बोथ आर आइसोमर, आरी बात समझ, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है, पहली बात तो ये। अच्छा थोड़ा बहुत बॉइलिंग पॉइंट में फर्क तो हमारा अल्कोहल में भी था और पानी में भी था, बट दे आर नॉट आइसोमर, आरी बात समझ, वो आइसोमर नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्कोहल पानी में सोल्यूबल था तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज कर लिया था, फ्रैक्शन लगाया और काम हो गया हमारा, जल्दी से कुछ नहीं करना, यहाँ पे पूरा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, स्टीम बना के फिर कंडेंस वगैरह लगा के पूरा। और इसमें क्या प्रॉब्लम पता है, इसमें वाटर के साथ में सोल्यूबल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम सॉल्वेंट ऐसा ले रहे हैं जिसको वाटर के साथ में सोल्यूबल नहीं है। एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है हमें, आप इसको डायरेक्ट ज्यादा गर्म करोगे ना, हो सकता है जो कंपाउंड हमारा डिकम्पोज हो जाए, बॉइल नहीं हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। आ रही बात समझ, जब बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर आप किसी को गर्म करते हो ना, तो होता ही है कि वो कंपाउंड में डिकम्पोज हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा ना। तो हमने क्या किया, जब P1 प्लस P2 किया ना, तो इसका तो प्रेशर कितना था, P1 था, बट एटमोस्फेयर प्रेशर में तो दोनों मिला के आ गया ना हमारा राउंड लो के अकॉर्डिंग, है ना। अगर 11th वाले बच्चों को यहाँ पे राउंड लो पता नहीं चल रहा हो तो वो 12th में आएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो इसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले गर्म होकर बाहर निकल गया, ठीक है, हरी बात में। तो ये कंसेप्ट हमारा होता है, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या और ऐसे कोई भी जो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो ना, वो स्टीम से डिस्टिलेट हो जाएगा, और उसका दूसरा आइसोमर जो होगा, जो पैरा बना रहा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, वो स्टीम डिस्टिलेट नहीं होगा। और लेने ऐसे ही हमें कि जो आपस में एक प्रॉपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो बट वाटर में इनसॉल्युबल हो, जैसे कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यस ये हो सकता है, ये ऑर्थोनाइट्रोएथिलीन है, ये भी हो सकता है, ये पैरानाइट्रोएथिलीन है, बस ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हमारा कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये वाला देखो तो ये वापस वही दे रखा है, अलग नहीं है ना। तो ये हमारा जो ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर होगा इन दोनों का होगा, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसका और इसका, अरे भाई इसके अंदर तो मोलर मास में भी फर्क ज्यादा आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, तो ये आइसोमर थोड़ी है। आ रही बात समझ, तो ये हमारे दोनों जो हो सकते हैं, ये हमारे किस तरह से हो जाएंगे। हाँ अगर इनका आप अगर क्या बनाओगे मिक्सचर बना के करोगे तो वो तो आपको आगे मिल जाएगा, फिर उसको आपको अलग टेक्निक से फ्रैक्शनल वगैरह टेक्निक जो भी होती है अलग से उन सेपरेशन मेथड से क्रोमेटोग्राफी वगैरह से अलग करना पड़ेगा, आगे बस हमें। बट अगर हम इनको इनके आइसोमर के साथ में करें तो ए और बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं है कि जेईई में पूछा गया, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। स्टीम डिस्टिलाइज या स्टीम वॉलेटाइल वाले बच्चे जनरली इस कंसेप्ट को लेकर नहीं चलते, ओके। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हम 29 जनवरी 2025 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री के उनके डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात बोल देता हूँ मैं आपको कि देखो हम ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको आपको पॉजिटिवली लेना है ना, और ट्राई करना कि पहले आपसे आंसर क्या बनता है। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर एकदम सेम आ रहा होता है ना, यानी मैच हो रहा होता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आ रहा होता तो कहाँ कमी है उसको आराम से देखना, और मैं इस सॉल्यूशन को जो बना रहा हूँ ना,
हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना, बाकी सबसे लेंथ में बड़ा हो। उसका कारण ये है कि मैं इस सॉल्यूशन को उसी तरह से बनाऊंगा जैसे क्लास में डिस्कस किया था वैसे, है ना। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आराम से बताऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा। तो इन केस अगर आपसे कोई रिवीजन के टाइम में भी कोई चीजें रह गई हो ना, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आप इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं IUPAC नेम के बारे में पूछा गया है, क्लास 11 का ही टॉपिक है हमारे पास में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर लॉन्ग कार्बन चेन हमारे पास में ये बन रही है, और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग कार्बन चेन जो बन रही है उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। यहाँ पे लास्ट में C2H5 पे ध्यान रखना, तो यहाँ पे 2 कार्बन एक्स्ट्रा और आ जाएंगे, है ना। तो अब हम बात करें कि ये तो हमने 7 कार्बन की चेन है, पता लगा दिया। अब हम ट्राई करते हैं कि हम नंबरिंग करके देख लेते हैं, कि एक बार नंबरिंग हम यहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देन इधर से भी करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि इधर से थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, मैथिल आ रहा है, उधर से थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, एथिल आ रहा है। तो आपको एक रूल पता होगा कि जब हमारे पास में सेम पोजीशन पे दो ग्रुप आते हैं तो उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, और प्रायोरिटी किस बेस पे होता है कि उनके अल्फाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि यहाँ पे एथिल हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास में, कि 3 एथिल। 3 पे कौन आएगा हमारा, एथिल। एंड फिर हमारे पास में क्या आएगा, 3 एथिल, क्योंकि ऊपर वाला तो हो नहीं रहा है, उसको हटा दो, है ना। 3 एथिल एंड 5 पे देखो क्या आ रहा है हमारा, मैथिल। 5 आएगा मैथिल। देन हमारे पास में कितना आएगा, 5 मैथिल एंड 7 वाला कार्बन का है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हेप्टेन। ठीक है, तो 3 एथिल 5 मैथिल और 7 कार्बन का हेप्टेन, यानी कि फर्स्ट ए का होना चाहिए हमारा, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ए का सेकंड मैच कर लिया है इसका। ठीक है, चलो इसका तो हमारे पास पता लग गया किसका हमारा क्या होगा, सेकंड होगा। ओके, तो इसका हो गया सेकंड। आइए अगला देखते हैं। इसका यूपीसी नेम करना है तो पहले काम करते हैं कि हम इसको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इसके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन है, उस पर 2 CH3 लगे हुए हैं, एक CH3 ये रहा, एक CH3 हमारे पास में ये रहा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि 2 CH3 यहाँ पे हो चुके हैं, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी हमारे पास में 2 ही ग्रुप होंगे, क्योंकि 1 2 3 तो हो नहीं सकते, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। तो ये हमारा 3 कार्बन का हो गया, 1 2 एंड 3 कार्बन का, 1 2 एंड 3 कार्बन का। एक बार जरूर हाइड्रोजन चेक कर लेना कि 7 है कि नहीं, यहाँ पे तो देखोगे तो 7 हाँ बराबर आ रहा है। ठीक है, अब चेन बना लेते हैं इनके लिए। तो चेन इनकी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारे पास में लॉन्ग कार्बन की चेन बनानी है ना। तो लॉन्ग कार्बन की चेन देखो यहाँ लिखी हुई है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया ही इस पैटर्न से था ताकि बच्चा उलझ जाए, और इस चेन को अगर नहीं खोलेगा तो फंस जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी लॉन्ग कार्बन की चेन इस तरह से आ रही है। ओके, अब नंबरिंग के बारे में बात करें तो नंबरिंग तो आप देखें जरा कहाँ से सही होना चाहिए हमारे पास में। नंबरिंग के लिए पैटर्न देखा जाए तो नंबरिंग का करेंगे हम, तो नंबरिंग का जो पैटर्न होना चाहिए वो हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी कीजिए एक ही बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4, उधर से करते 1 2 3 4 पे आ रहा होता है, यानी सही है। 5 6 7 कार्बन का वापस से एक हेप्ट और आएगा हमारे पास में, जहां पे 2 बार मेथिल आ रहे हैं। तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 4 4 डाई मेथिल आ रहा है। ये सेकंड के पास में जो थर्ड दिख रहा है वही इसका ऑप्शन है, यानी कि बी का क्या होगा हमारे पास में, थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं कि फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का बी का थर्ड। ओहो, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ से एलिमिनेशन भी सीख लेते हैं हम लोग, है ना। 2 ऑप्शन मैच हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या सी का फर्स्ट है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। सी के लिए हमने एक बार चेन बनाई, सी के लिए चेन बनाई हमने। ठीक है, अगर नंबरिंग हम करने बैठेंगे तो नंबरिंग 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 2 पर मैथिल है हमारे पास में, है ना। तो ढूंढिए 2 पे मैथिल किसके पास में आ रहा है, 2 पे मैथिल इसके पास में आ रहा है, चेक करते जाओ, 2 पे मैथिल है, सही है। 1 एंड 3 पर क्या आ रहा है हमारा, 2 हमारे पास में डाइइन आ रहा है, पेंटा डाइइन, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यानी कि डी का बचा होना चाहिए, हमारा फर्स्ट होना चाहिए। चलो डी का फर्स्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हम लोग। ठीक है, इसमें वापस से एक देख लेते कितना है इसका। तो इसको देखा जाए तो ये चेन बनी है हमारे पास में। ओके, ये चेन तैयार हो गई हमारे पास में। फिर नंबरिंग की जाए तो इसमें 1 हो गया, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो 4 पे क्या मैथिल है क्या, और पेंट 1 ही नहीं, यानी कि बिल्कुल सही है हमारे पास में। इसका होगा हमारा कौन सा, फर्स्ट। इसका था हमारा कौन सा, फोर्थ, यानी कि ये वाले में ये फोर्थ इसका होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, सेकंड। क्या आपका सेकंड आ रहा था क्या। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ जो भी आपको स्पीसीज दे रखी है उनमें से कितने न्यूक्लियोफाइल है। चलिए हर एक की स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है। मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, तब तक आप उसमें से चेक करते रहिए कि इनमें से कौन से न्यूक्लियोफाइल है, कौन से इलेक्ट्रोफाइल है। फिर वीडियो को अगर टाइम लगे तो पॉज करके बहुत देख लेना, फिर आंसर को चेक कर लेना, है ना। सही तरीका यही होगा कि पहले आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं बन पा रहा फिर चेक करेंगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। और 11th वाले जो बच्चे हैं जस्ट अभी उन्होंने पास ही किया है, तो उनके लिए तो बहुत सही चीज है, क्योंकि उनके लिए तो सारे क्वेश्चन जो अभी हमने 2 डिस्कस किए वो कैसे हमारे पास में एक तरह के ऑर्गेनिक ही है ना, सर ना, जीओसी के। तो पहला अमोनिया दे रखा है, सेकंड PSH, देखो फिनोल की तरह होता है ना ये तो हमारा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा, सल्फर आ गया, ठीक है। फिर हमने लिख दिया CH3, ओके। ये हमारे पास में 2 लोन पेज के पास हो चुके हैं। और फिर देखा जाए कि हमारे पास में अगला और देखा जाए इसमें से कौन सा होना चाहिए, तो ये देख लो, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इनमें इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। OH माइनस, H3O प्लस एंड CH3, C डबल O, CH3। फिर देखो यहाँ ये भी CH3 है हमारे पास में, CH3, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, CH3, CH3 N CH3, शिफ्ट बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके पास में लॉन पेयर है, नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसके पास में भी लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पे आके अटैक कर लेगा, ये तो होता है। इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर सकता है। जो एल्कीन है उसके बारे में तो आप जानते ही हो कि पाई बॉन्ड अच्छा होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। OH माइनस, नो डाउट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा SN1 SN2 रिएक्शन में पढ़ा ही होगा उन्होंने कि SN1 के अंदर SN2 के अंदर हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आता है नहीं। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर तो 2 है ही, प्लस माइनस है तो इलेक्ट्रॉन दे ही सकता। अब लोन पेयर तो यहाँ पर भी है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी अब नहीं रखता है, तो न तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है हमारा और न ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आप इसे न तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर डाल सकते हो न ही न्यूक्लियोफाइल के अंदर, तो ये दोनों में से किसी के अंदर जाने वाला नहीं है ना। गलती से इसको कहीं इसको आप न्यूक्लियोफाइल के अंदर मत कर देना, ऑक्सीजन का कोई बिहेवियर नहीं रहेगा इसमें। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर जरूर है कि ऑक्सीजन तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर नहीं बताएगा, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे जल्दी से पहचान लिया हो कि क्या गड़बड़ होने वाली थी मुझसे, कि यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन के पास में प्लस चार्ज है, उसके पास ही लोन पेयर है, तो वो तो बिल्कुल भी हमारा क्या नहीं हो सकता है, न तो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके जो हाइड्रोजन है ना, उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप जानते हैं कि H+ जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के अंदर काम भी आता है, आपने देखा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एल्कीन का, तो वहां हम ये तो लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिहेव कर सकता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, ये क्या आएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल था, लिखा था हमने, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा अपने पास में, तो ये कैसे बिहेव करेगा हमारे पास में, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यहाँ से पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हाँ, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन देखोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन इस ग्रुप का नेचर जो होगा, पहले अटैक जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहीं पर ही अटैक होगा, पहले यही इसको इनिशिएट करता है ना, क्योंकि रेजोनेटिंग स्टेट बनती है तो उसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, तो ये पहले बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और सेम कुछ ऐसा ही कंडीशन इसके पास में भी हो रही है कि इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस पर ये क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में कितने आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में है, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें सामने एक रिएक्शन दे रखी है ना, और आपको देख के लग ही रहा होगा कि रिएक्शन जो है हमारी वो हेलोअल्केन हेलोअरीन आई हुई है ना। समझो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में ये है, और ये हमारे पास में कंपाउंड है, टारगेट कंपाउंड है,
जनरली हेलोअरीन जो होती है वो रिएक्शन करती नहीं है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, ये इसको अच्छे से क्या कर देता है, आराम से इसको फॉलो करता है कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, है ना। तो उसकी तरफ ये उसको मोटिवेट करता है ना। तो ये जरूरी कहाँ है कि ये होना चाहिए पहली बार हमारा ऑर्थो या पैरा पोजिशन में होना चाहिए, है ना। तो वहां होगा तो कर ले, को ज्यादा करता नहीं है, तो मल्टीपल टाइम आप इसको करने का पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे, तो ये इक्विवेलेंट जो है इसका वन इक्विवेलेंट भी इनफ रहता है, लेकिन एक को ही निकालता है, दो को नहीं निकालता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसका जो मेटा वाला है वो तो जाएगा नहीं, इस पे इफेक्ट जो इसका मेटा है उसका आएगा नहीं, तो किसका आएगा, ऑर्थो में आएगा। तो इसको बाहर निकालेगा, पहले एडिशन करेगा फिर एलिमिनेशन करता है, फिर बाहर आएगा वही ग्रुप यहाँ आ जाएगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको दिख रहा हो तो हमें इस वाले ग्रुप को यहाँ लगाना है, ये लगा दिया हमने, ये बी आर ये NO2, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। तो बड़ा ही सिंपल, लेकिन कभी कभी कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है हमारे सामने इस बार। ये क्वेश्चन हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स आया हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स आया हुआ है ना। तो आधे बच्चे तो बायोमोलिक्यूल देख के ही कितनी बार परेशान से हो जाते हैं, है ना। वैसे अगर जो आपके सामने जो क्वेश्चन आया है ना, इसमें ये पूछा गया है कि ये सारे हमारे सामने पॉलीसेकेराइड है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉलीसेकेराइड। अगर आपने पॉलीसेकेराइड नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो, ये सारे हमारे पास में क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड में हमारे पास में जो एनसीईआरटी में देखा जाए तो हमारे पास में एक सबसे पहला जो आता है सेल्यूलोज आता है, ठीक है। फिर हमारे पास में स्टार्च आता है जो हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टार्च इज मेड बाय, स्टार्च जो बनता है हमारा वो बनता है हमारा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है, एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। एंड देन ग्लाइकोजन आता है। अब मैं आपको बोलूँ कि सभी के सभी ग्लूकोज के ही पॉलीमर है ना, ये सारे सारे ग्लूकोज के पॉलीमर है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बट उससे ध्यान रखना। अब ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें हमारे दो एनोमर होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। तो हमारे पास में जो सेल्यूलोज है ना, वो हमारा होता है बीटा होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा बनता है किसका, बीटा का बनता है। तो पहले ये पता कर लो, बीटा होता है सेल्यूलोज में प्लस C1C4 कार्बन का एडिशन होता है। तो बीटा एंड C1C4 कहाँ मिल रहा है हमारा सेल्यूलोज का, अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है हमारा किससे, फर्स्ट वाले से। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, दो ऑप्शन हमारे पास में आ गए, कोई बात नहीं। अभी सेपरेट कर लेते हैं इनमें से कौन है, जल्दी से बताता हूँ मैं आपको, देखो समझते हैं। हम चाहे तो उसको डी वाले से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। डी वाले की खास बात क्या है पता है, कि डी वाला जो होता है उसमें तो C1C4 भी पाया जाता है एंड C1C6 दोनों ही बॉन्ड पाए जाते हैं, ये दोनों होते हैं। सो डी वाले के हिसाब से हमारे पास में जो होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, ये C1 अल्फा ही होता है। मैंने ये बोला था बीटा तो सिर्फ इसी का अंदर आता है, बाकी सभी अल्फा के ही है ना। तो ये जो होगा हमारा डी ऑप्शन जो मैच होगा वो थर्ड वाले से, थर्ड इससे मैच हो रहा है बस। अब तो फिर दिक्कत ही नहीं है, बाकी ऑप्शन तो फिर आप क्रॉस वेरीफाई कर दो। इन दो से अगर आप करोगे, बाकी तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। चेक कर लो, एमाइलोज जो होता है वो हमारा C1C4 होता है, और वो हमारा होता है किसका, अल्फा का होता है। तो एमाइलोज ए वाला जो होगा हमारा C1C4 होता है ना। और ये हमारे पास में C1, इट इज C1C4, मैंने C1C4 होगा हमारे पास में अल्फा का। ये इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, ये आ गया, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा इसका मैच हो रहा है, ठीक है। और बचा हुआ ग्लाइकोजन का आप आज लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसको जो हमारा ग्लाइकोजन जो होता है वो हमारा एनिमल जो होता है उसका हमारे पास में होता है पॉलीसेकेराइड, और इसके अंदर भी C1C4 होता है, बट ये जो हमारे पास में है, ठीक है, ये अल्फा वाला होता है हमारे पास में, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगली रिएक्शन जो हमारे सामने दे रखी है वो क्लेमेंसन रिडक्शन से दिया गया है ना। ये जिंक अमलगम जब आपके पास में हो और उसके साथ में एसिडिक मीडियम जब हमारे पास में आ जाता है, तो ये रिएक्शन जो होती है हमारी वो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है। और क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, भले 11th का हो या 12th का हो, कि ये सिर्फ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होता है उसे हमारे मैथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसे क्या बनाते हैं, हमारा मैथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे होगा, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा, CH2 आ जाएगा, है ना। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे क्या आएगा हमारा CH2 आएगा, CH2+1 कितना हो गया, CH3। तो ढूंढो यहाँ पे एथिल है और यहाँ मैथिल है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया।
तो ये हमारे पास में एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ना। पहले इसको एक बार कन्वर्जन कर लेते हैं, और कन्वर्जन के बाद में बोला हुआ है कि जो आपके लास्ट में प्रोडक्ट जो बन रहा है एस बन रहा है ना, उस एस का आपको दे रखा है कितना 0.1 मोल दे रखा है। सिंपल सी कैलकुलेशन दे रखी है, तो उसका आपको वेट बताना है ग्राम में, यही पूछा गया। तो ठीक है, एक बार कन्वर्जन को पूरा करते। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास में CrO3, और CrO3 का काम करता है हमारा जो अल्कोहल है ना, उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये तो बन जाएगा कीटोन, एंड ये हो जाएगा हमारा अल्डिहाइड हो जाएगा। ये हमने CrO3 से जब रिएक्शन करवाई इसकी, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास में बन गया। एक्सेस में लिया हुआ है, यानी कि दोनों मोल से रिएक्शन करवाना है। अगली बार में हमने एथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाई है। हालांकि एथिलीन ग्लाइकोल हमारा जो होता है वो साइक्लिक कीटल भी बना सकता है, और हमारे पास में जो होता है जो एल्डिहाइड से कीटल बना सकता है। साइक्लिक कीटल मतलब कीटोन का बन जाता है ना। तो अगर देखा जाए है ना, एसिटल तो बन ही जाएगा, सबसे पहले रिएक्शन कौन करता है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड ही करेगा। ठीक है, तो 1 मोल ही दे रखा है, तो हमें 1 मोल के हिसाब से पहले रिएक्शन कौन करेगा, हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारा। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है हमारे पास में, और आपको पता है कि रिएक्शन हमारी कैटलाइज होती है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि एसिडिक मीडियम से जल्दी से इसका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ना, पोलर बन जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करवाते हैं हम, तो इसके अंदर जो बनता है हमारे पास में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर आके हमारे पास में क्या बनेगा, ये इस तरह से साइक्लिक कीटल साइक्लिक एसिटल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगले बारे में क्या हुआ हमारे सामने कि ग्रिग्नार रीजन की रिएक्शन करवाई है। अब ग्रिग्नार रीजन किससे रिएक्शन करता है हमारा, तो ये कीटोन एल्डिहाइड से कर पाएगा, तो ये ईथर से कोई रिएक्शन इसकी होती नहीं, साइक्लिक ईथर से रिएक्शन नहीं होती है ना। तो इसको जो होगा ना 2 डिग्री है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, ये करता है, आपको याद है। तो इसका बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, यही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ जो होगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो CH3 वो यहाँ पे लग गया, और इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारे पास में एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब अगली बार में देखो ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो इसी के मीडियम में भी आता है ना। आप ऐसा समझ लीजिए हाइड्रोलाइसिस के 2 मोल चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो हमारे इसमें जो ग्रिग्नार रीजन होता है उसको भी ब्रेक करता है, और साथ में हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो H3 उसको भी ब्रेक करता है। आ रही बात समझ में? तो इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो बनेगा वो वापस से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन वापस हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, तो मैं इसी को वापस से एल्डिहाइड बना रहा हूँ। आगे बस समझ, तो ये फिर से हमारे पास में क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। तो फिर एल्डिहाइड बन चुका है। अगला वाला तो आपको आराम से दे रखा है कि NaBH4 है, वो रिएक्शन किससे करेगा भाई, वो एल्डिहाइड कीटोन से करता है हमारा, है ना। तो इसको वापस से क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कि पहली बार इन्होंने यही क्यों यूज किया, ताकि अगर ये रिएक्शन करवाए ना ग्रिग्नार रीजन की, तो ग्रिग्नार रीजन इन दोनों एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं कर ले। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका प्रोटेक्शन कर दिया। आ रही बात समझ, पहले इसका प्रोटेक्शन करवाया ताकि जो अटैक होगा वो ग्रिग्नार रीजन का वो यहाँ पे हो जाएगा। देन जब हाइड्रोलाइसिस करवा दिया तो ये बन गया। अब इसमें क्या हो गया, ये हमारा अल्कोहल बन चुका है, तो दूसरा वाला मोल जो होगा इससे रिएक्शन कर लेगा। आ रही बात समझ में, हाँ है ना। हालांकि अगर ये डायरेक्ट अगर इसको रिडक्शन करके इसको वापस से रिडक्शन करके भी ये प्रोडक्ट बनाया जा सकते थे इनके पास में, लेकिन उन्होंने एक कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है, जस्ट चेक कि बच्चा कितना कर पाता है नहीं कर पाता। तो NaBH4 जो होगा इस एल्डिहाइड को वापस से 1 डिग्री अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ बन गया हमारा OH एंड देन CH3, एंड देन यहाँ पर जो होगा हमारे पास में O का क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना जस्ट आपको, तो एक बार इसके कार्बन देख लो, कार्बन कितने हमारे पास में 5 कार्बन तो ये हो गए, 6 और 7 कार्बन 7 कार्बन तो ये हो गए। हाइड्रोजन देख लेते, ऑक्सीजन देखो बड़ा आसान है, 2 ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देख लेते 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 11 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर मोलर मास निकाल दो, 7 कार्बन का हो गया 12 इंटू 7 है ना, तो ये हो गया हमारा 84। तो ये हो गया 14 हाइड्रोजन हमारे पास में, ये आ गया। ऑक्सीजन का O2 का होगा हमारा 32, तो इसको जब आप सम करोगे तो ये बनेगा हमारे पास में 130 हो जाएगा। 130 का 0.1 मोल कितना होता है बेटा हमारे पास में, इट इज 13। तो इंटीजर टाइप का आंसर था, तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 13, इसका आंसर आने वाला है। ओके, फिर से एक अत्यंत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया हमारे सामने कि हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन में सिग्मा प्लस 5 बॉन्ड कितने हैं। तो आपको हेक्स बनाना है 6 कार्बन का, तो पहले कार्बन पर इन आएगा, तो दूसरे पे भी इन ही आएगा, तीसरे कार्बन पर भी इन आएगा, तो चौथे पर भी इन आना चाहिए,
5वें कार्बन पर आइन आ गया और 6ठे कार्बन पर हमारा क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा। देखो बनाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा कितना जल्दी बना दिया मैंने, इसमें गिना विना नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको पाई निकालना है। पाई सबसे आसान है, 1 2 3 4, तो पाई टोटल हो गया हमारे पास में कितने, 4 पाई हो गए। कार्बन कार्बन के सारे बॉन्ड जो होंगे वो 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कार्बन सिग्मा वाले कितने हो गए हमारे पास में, 5 हो गए। कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा देख लेते हैं अपन कितने हो गए, तो वो देख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 आएगा हमारे पास में, एक्स्ट्रा हो जाता है इंटीजर बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितने हो गए, इसके में 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के हो चुके हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, सेकंड वाला बॉन्ड हमारा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। जब इन सबको सम करोगे आप तो ये बन जाएगा हमारा 15, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा 15। ओके, तो आंसर इज 15। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये 4 हमारे पास में नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड है। इनमें जो सबसे ज्यादा हमारा बेसिक है उसके साथ में HCl की रिएक्शन कराओ, है ना, और उसका 1 ग्राम जो होगा हमारे पास में वो कितना हमारा HCl कंज्यूम करने वाला है। पहले इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा हमारे पास में वो देख लेते हैं कि पहले हम एनिलीन को कंपेयर कर लेते हैं। एनिलीन को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना। एनिलीन से पहले ये एमाइड दिख रहा है, तो क्या एमाइड को सबसे पीछे हटा दो, एमाइड को हम लोग सबसे पीछे ले लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये जो एमाइड है ना, ये इसके ऊपर डीलोकेशन ज्यादा ही कुछ हो रहा है। इसका लोन पे इधर भी जा रहा है, इसका लोन पे इधर भी जा रहा है, तो इसका बेसिक नेचर सबसे कम हो गया, है ना। तो हम इसको क्वेश्चन को 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक बेसिक नेचर में भी निकाल दो, ये भी तो हो सकता है। तो आप इसको एक पहले बनाइए क्या, बेसिक नेचर में। तो आपने इसको बेसिक नेचर बनाया, तो बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए सबसे ज्यादा जो सबसे कम बेसिक जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा अमाइड वाला ग्रुप, ये अमाइड ग्रुप दे रखा है, ठीक है। फिर बचा हमारा एनिलीन, क्योंकि एनिलीन ग्रुप तो हमारे पास में ये है, ये दोनों एमीन हमारा ज्यादा होता है, हमें पता चल गया यहाँ पे हमारा एमीन क्या होता है ज्यादा, ये हमारा एमीन है, बेंजाइल एमीन है, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही, हमें इससे आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसमें बात करोगे, इसमें नाइट्रो ग्रुप आ गया है, तो नाइट्रो ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से इसकी बेसिक नेचर कम हो जाता है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। देन हमारे पास में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा डी। तो बेसिक स्ट्रेंथ का तो ऑर्डर हमारे पास में ये हो गया है, हमें पता लगाना है किसके थ्रू, इसके थ्रू। अब ये देख लो कि भाई इसका हमारे पास में कितना 1 ग्राम जो है ना, तो इसका 1 ग्राम में कितना मोल होगा। पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा सी, तो 7 लग रहे, हाइड्रोजन 5 तो यही हो गए, 6 7 8 9, हाइड्रोजन हो गए 9 हो गए, और नाइट्रोजन हमारे पास में कितना हो चुका है, 1 ही हो चुका है, ठीक है। तो 7 कार्बन का तो हमारे पास में हो चुका है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H9, और N को 7 का हमारे पास में हो गया 84, तो ये हो गया ना, और 9 हाइड्रोजन हो गया, और 14 इसका हो गया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 8 तो ये हो गया 17, और ये इधर उड़ गया, तो कितना हो गया हमारे पास में 10 हो गया, 107 तो ये हो चुका है, 107 मोलर मास हो गया हमारा। तो इसका 1 ग्राम में मोल निकालो ना, मोल ऑफ इसका, ये हमारा एमीन का है ना, ये बेस का हमें क्या निकालना है, मोल निकालना, जितना मोल इसका खर्च होगा, भाई ये हमारा बेस है, जितना मोल इसका खर्च होगा उतना ही मोल हमारा HCl का खर्च होगा, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये 1 ग्राम अपॉन 107, तो इक्वल अमाउंट में हमारा एसिड भी खर्च होगा। एसिड कौन है हमारा, HCl, तो ये इसके मोल आ चुके हैं ना, ध्यान रखना ये क्या इसका मोल है। तो मोल से आपको मास निकालना, तो वेट ऑफ एसिड निकालोगे, वेट ऑफ HCl निकालोगे, तो क्या करोगे, इसका 1 अपॉन 107, इसको हटा दो, कुछ काम का नहीं अब तो, हाँ, इंटू क्या करेंगे अपन 36.5 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ध्यान रखना यहाँ पे मिलीग्राम बोला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई आप करके कितना करोगे, मिलीग्राम में करना पड़ेगा आपको। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन में कर देता हूँ कितनी हो जाती है। तो ये हमारे पास में लगभग 341 आ रहा है, ठीक है, 341 समथिंग आ रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे 341 हो जाएगा, 341 मिलीग्राम। देखो यहाँ तक ग्राम था, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, मिलीग्राम हो गया, ध्यान रखना कन्वर्जन किया लास्ट में, ठीक है। इसका 341 आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस लेक्चर में तो हमने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो जो हमारा इस पेज में है हमारा कौन सा वाला में 29 जनवरी को जो हुआ था हमारा फर्स्ट शिफ्ट में, उसका डिस्कशन किया हमने, है ना। तो अगले वीडियो में हम वापस या तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, या फिर हम इसका अगला जो शिफ्ट होगा, सेकंड शिफ्ट होगा, हमको लेंगे, हम रिवर्स में जाके चलेंगे पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।